नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दशहरे से पहले बाजार में धूम धड़ाका, तूफानी तेजी के साथ सेंसेक्स 1277 पॉइंट चढ़कर 58,000 के पार, निफ्टी भी 387 अंक चढ़ा। आज से मार्केट के दिग्गज एंकर अनुज सिंघल ने संभाला सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी बाजार के मैनेजिंग एडिटर का पद। कहा, दर्शकों की वेल्थ क्रिएशन पर होगा फोकस, टिप कल्चर से ले जाएंगे दूर, आने वाले 25 सालों को बताया भारत के लिए गोल्डन टाइम। फ्रीबीज पर इलेक्शन कमीशन का अहम प्रस्ताव, चुनाव में वित्तीय वादों का लेखा जोखा वोटरों को देने की कही बात, सभी राजनीतिक पार्टी आएंगी दायरे में। डाटा सेंटर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी, केंद्र और राज्य दोनों से इंसेंटिव देने की तैयारी, इसी हफ्ते आ सकती है ट्राई की गाइडलाइन। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर, बोले 70 साल तक सिर्फ 3 परिवारों ने किया कश्मीर पर राज, अब जनता की बारी। आज पूरे देश में महानवमी की धूम, गृह मंत्री अमित शाह ने किया माता वैष्णो देवी के दर्शन, तो योगी आदित्यनाथ ने किया कन्या पूजन। कल देश भर में मनेगा दशहरा। इस साल फिजिक्स का नोबेल 3 वैज्ञानिकों को, एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लांसर, एलन जिलिंगर के नाम का ऐलान, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस का रिसर्च के लिए यह सम्मान। और बुलेटिन की शुरुआत मार्केट से। आज महानवमी है, लेकिन बाजार में आज ही गिरावट का दहन कर दिया। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में रौनक छा रही है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार ने शानदार रिकवरी की। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 1277 पॉइंट चढ़कर 58,065 पर और निफ्टी 387 पॉइंट चढ़कर 17,274 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सबसे पहले तो आप मार्केट के हाईलाइट्स आज के क्या कुछ रहे ये बताएं। देखिए, आज बाजार में जोरदार तेजी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत काफी बेहतर थे और उन संकेतों की तर्ज पे ही भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई, तो वो तेजी को बरकरार रखा बाजार ने और अंतिम सत्र लगाते तेजी और बढ़ी। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग के दम पर कह लीजिए, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय बेहतर संकेत थे वहां कह लीजिए, हैवी वेट्स में बाइंग कह लीजिए, बैंक एनबीएफसीज का सपोर्ट कह लीजिए, जिसके दम पर बाजारों में एक बढ़िया रफ्तार बनते हुए दिखाई पड़ी। और 5 हफ्ते की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी इंडेक्स में आज के सत्र में एटलीस्ट आपने देखी। बीएसई के सभी सेक्टर तेजी में थे। मिड कैप में जोरदार खरीदारी थी, स्मॉल कैप जोरदार तेजी में था और निफ्टी बैंक आज का स्टार परफॉर्मर। निफ्टी बैंक, आईटी, मेटल और साथ एनबीएफसी, ये कुछ ऐसे स्पेस जो कि बढ़िया तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। जी, इसके अलावा सुमित, रोज की तरह आपसे सेक्टर्स भी समझना चाहेंगे। किन सेक्टर्स में आज खरीदारी रही, किन सेक्टर्स में आज थोड़ी बिकवाली दिखी? देखिए, सबसे पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज निफ्टी में ऊपर नाम रहा बैंक्स का ही, चाहे इंडसइंड बैंक जो कि इंडेक्स का टॉप गेनर था, अदानी पोर्ट 5% ऊपर, बजाज फाइनेंस करीब 4.5% ऊपर और कोर इंडिया रफली 4% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में एम&एम फाइनेंशियल 11.5% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट 8% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट 6% ऊपर, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग रफली 6.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में जीएसपीएल, अदानी विल्मर, गुजरात गैस और लिंडे इंडिया यहां पर फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनओ में आज लीड कर रहे थे एम&एम फाइनेंशियल 11.5% की तेजी, आईडीएफसी फर्स्ट, जी एंटरटेनमेंट और आईडीएफसी लिमिटेड जहां पे 6.5 से लेकर 12% तक का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनओ लूजर्स में जीएसपीएल, पावर ग्रिड, गुजरात गैस और मदरसन सुमी कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ा बहुत प्रेशर था, लेकिन आज स्लाइड बिकवाली इन्हीं शेयरों में आते हुए दिखाई पड़ी। मेटल आज आउट परफॉर्म कर रहे थे, इसमें सेल, जेएसपीएल, वेदांता कुछ ऐसे नाम जहां पर जोरदार खरीदारी थी और आईटी से आज कोफोर्ज, टीसीएस, एम्फेसिस, परसिस्टेंट ये कुछ ऐसे नाम जहां पर एक अच्छी बढ़त। इनफैक्ट एस्टॉनिशिंग है कि इंडेक्स का जो इंडेक्स शुमार टीसीएस में करीब 4% तक की बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी, तो एक बढ़िया तेजी इंडेक्स में रही। अब देखना होगा कि एक्सपायरी के दिन मार्केट्स कैसे ट्रेड करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और शेयर बाजार में कहां है खरीदारी का मौका, दशहरे के मौके पर कहां करें निवेश, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और आज से मार्केट के दिग्गज एंकर अनुज सिंघल ने सीएनबीसी आवाज, सीएनबीसी बाजार के मैनेजिंग एडिटर का पद संभाल लिया है। इस मौके पर अनुज सिंघल ने कहा कि दर्शकों को अब सिर्फ टिप नहीं देंगे बल्कि बाजार के गुण भी सिखाएंगे। अनुज सिंघल के मुताबिक आने वाले 25 सालों में भारत में इक्विटी कल्चर और बढ़ेगा।
जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे ट्रेडर भाई हैं, जो दिन भर हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको, जैसा अभी हम लोगों ने कहा इंडिया पे पैसा बनाना तो बुलिश रहना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत सारी छोटी छोटी उनको जानकारियां चाहिए होती, छोटी छोटी वो गलतियां भी कर जाते हैं कई बार, उस पर आपको क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए नीरज, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि एक जो, और ये फ़र्क मैंने, ये बदलाव मैंने महसूस किया है कोविड के बाद से। और लोगों के अंदर एक जो होता है, एक कोई भी चैनल को आप पहले देखते थे तो आप पहले इसलिए देखते थे कि उस चैनल पर आपको शायद कुछ टिप्स मिल जाएंगे, तो आप वो टिप्स पे पैसा लगा देंगे तो आपको पैसा बन जाएगा। आज की डेट में जो इंडिया का रिटेल व्यूअर है, वो चैनल इसलिए देखता है, वो हमसे इसलिए संपर्क करना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि हम उसकी कुछ मदद कर सकेंगे, टिप देने में नहीं, बट ये बताने में कि मार्केट में पैसा कमाया कैसे जाता है और कमाया कैसे जा सकता है। आज जो एक रिटेल व्यूअर है ना, उसको भूख है सीखने की, वो सीखना चाहता है। जैसे कहते हैं ना, गिव अ मैन अ फिश एंड यू गिव हिम डिनर, टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। मतलब आप एक बार मछली देंगे उसको तो वो उसका एक दिन का वो भूख है, लेकिन आपने उसको सिखा दिया मछली कैसे पकड़ना है, तो फिर वो उसके बाद पूरी जिंदगी अपना काम कर सकता है। तो हमारा एक फोकस जो है यही रहने वाला है कि सिर्फ यहाँ खरीदे यहाँ बेचे इस पर नहीं, साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड। मेरा एक सबसे बड़ा जो मेरे लिए जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है पिछले 18 साल से रहा है, मैं दो चीजें मानता हूं। एक तो रिस्क रिवॉर्ड, मैं सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड को रिस्पेक्ट करता हूं। जैसे आज का रिस्क रिवॉर्ड हमने कहा था कि इवन खुलने के बाद भी आपके फेवर में होगा, क्योंकि जो सेटअप ऐसा है, फ्राइडे को शॉर्ट्स आए थे, 87% शॉर्ट पोजीशंस हैं, उनको एकदम से धक्का लगेगा, वो सबके सब कवर करने के लिए एक साथ भागेंगे, तो वो रिस्क रिवॉर्ड की बात हो गई। तो सेम रिस्क रिवॉर्ड 200 पॉइंट के गैप पर पॉजिटिव हो सकता है, 200 पॉइंट के गैप पर नेगेटिव हो सकता है। उसको समझना है आपको कि कहां पर आपको शॉर्ट करना है, कहां पर आपको लॉन्ग करना है। पहली बात तो ये है रिस्क रिवॉर्ड। दूसरी बात जो मैं हमेशा मानता हूं, जो स्क्रीन कह रही है वो सही है, बाकी सब कुछ गलत है। आप किसी का व्यू मत सुनिए, किसी का उस पर मत जाइए। अगर आपको एक स्क्रीन ने एक मैसेज दे दिया, एक टेप ने अगर आपको मैसेज दे दिया, वो मैसेज सही है, उसको रिस्पेक्ट करिए। मार्केट को अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो मार्केट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मार्केट को रिस्पेक्ट करिए। मार्केट आपको इतना पैसा बना कर देगा। और ये इक्विटी कल्ट जो है इंडिया में, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। और अब बात डाटा सेंटर्स की। दरअसल डाटा सेंटर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कंपनियों को भारत में डाटा सेंटर बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार से 20 से 25% इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। असीम, बताएं डाटा सेंटर को लेकर किस तरीके की तैयारी चल रही है? देखिए, जो भारत में डाटा सेंटर का कारोबार है वो करीबन $1.5 बिलियन का है और 12% की दर से ये जो लगातार बढ़ रहा है और 2025 में ये $5 बिलियन का जो हो जाएगा। लेकिन अभी इसको लेकर के कोई भी गवर्निंग फ्रेमवर्क जो है वो नहीं है। तो जो ट्राई है वो चाहता है कि भारत जो है आत्मनिर्भर जो है डाटा सेंटर में बने, भारत को अपना डाटा जो है बाहर जो ना भेजना पड़े। तो इसके लिए ट्राई ने दिसंबर में पिछले साल एक कंसल्टेशन पेपर जो है वो जारी किया था। तो एक पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है इसके जरिए जो है तैयार किया जाएगा। अगले एक हफ्ते के अंदर ट्राई जो है अपनी सिफारिशें जो है सरकार को जो है सौंप देगा। इन सिफारिशों में जो राज्य है और केंद्र सरकार है, उनके जरिए जो डाटा सेंटर बनाने वाली कंपनियां है, उनको 20 से 25% इंसेंटिव देने की सिफारिश जो की जा सकती है। ट्राई ये भी चाहता है कि डाटा सेंटर पार्क जो है वो बनाया जाए। SEZ की तर्ज पर ये डाटा गवर्निंग पार्क जो है वो बने। जो कंपनियां हैं उनको ग्रीन डाटा सेंटर का पार्क जो है वो भी मिले। तो इस तरह के काफी सारे फ्रेमवर्क की तैयारी जो हो रही है। तो अगले एक हफ्ते के अंदर टेलीकॉम रेगुलेटर अपनी सिफारिशें जो है वो सौंप देगा। अगर सरकार इन सिफारिशों को हरी झंडी जो है वो दे देती है, तो जल्दी जितनी भी कंपनियां भारत में डाटा सेंटर लगाएंगी उनको इंसेंटिव जो है वो मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो 3 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने आज माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह पहली बार माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं। इसके बाद अमित शाह ने राजौरी में एक रैली को भी संबोधित किया। शाह ने कहा कि उन्होंने वैष्णो माता से सबके लिए आशीर्वाद मांगा है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज में नवरात्र है, अंतिम दिन है। माता वैष्णो का दर्शन कर कर खुशहाल कश्मीर का आशीर्वाद मांगकर यहाँ आया हूं। तो खुशहाल राजौरी
कारोबारी की रैली में अमित शाह कश्मीर के हालात पर बोले। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के हाथ में पहले पत्थर थे, उनके हाथ में आज लैपटॉप है। अमित शाह जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 70 सालों तक जम्मू कश्मीर पर 3 परिवारों ने राज किया। लोकतंत्र सिर्फ अपने परिवार में ही उन्होंने बना दिया। धारा 370 हटने के बाद मोदी जी ने वादा किया था कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। चुनाव के लिए परिसीमन जरूरी था, क्योंकि पहले जो परिसीमन हुआ था ये 3 परिवारों ने अपने लिए किया था। परिसीमन आयोग के नियमों के अनुसार नहीं किया था। पहली बार आजादी के बाद परिसीमन हुआ और एक पहाड़ी क्षेत्र की सीटों में बढ़ोतरी हुई है भाई, बढ़ोतरी। और अब बात जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की, जिनकी हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी यासीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस यासीर से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी यासीर हत्या करने के बाद अखनूर सेक्टर में एक खेत में छिप गया था, जहां से वो भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद इस हत्या को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। तो वहीं आतंकी संगठन PAFF ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, जिसके बाद पुलिस हर एंगल से इस हत्याकांड की जांच कर रही है। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था, और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी अग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं, और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो हो तफ्तीश के साथ पता चलेगा। और अब बात इलेक्शन कमीशन की। चुनावी वादों को लेकर चुनाव आयोग ने आज सभी राजनीतिक दलों को अहम प्रस्ताव दिया। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा कि वो अपनी चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहारिकता की जानकारी वोटरों को दें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं पल्लवी घोष। पल्लवी जी, चुनाव आयोग ने प्रस्ताव में क्या कुछ कहा है? कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर की बात की थी, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ हैं, खासतौर पर आम आदमी पार्टी इलेक्शन या चुनाव के ठीक पहले वादा करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, लेकिन उसके चलते उनके पास पैसा है या नहीं इस बात का कोई जवाब ही नहीं मिलता। और अक्सर यही एक कारण है जो झूठे वादे किए जाते हैं। आपको पता होगा ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रक्रिया दी है, लेकिन अब हमारी जो जानकारी है उसमें चुनाव आयोग ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं जिसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको ये काफ़ी कुछ चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कोई चुनावी वादा करते हैं, क्या आपके पास पैसा है, और अगर पैसा नहीं है तो आप कहां से पैसा लाने की कोशिश करोगे। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी एक पोल बाउंड स्टेट या जिस राज्य में चुनाव होने वाला है वहां पे आप कोई चुनावी वादा करते हो, लेकिन जिस राज्य में आपकी सरकार है उन वहां के लोगों को आप एक्स्ट्रा टैक्स इसलिए करोगे ताकि आप यहाँ पे भरपाई कर पाओ। क्या ये गलत बात नहीं है? यही एक सवाल चुनाव आयोग भी पूछ रही है। उसके अलावा आप किन किन लोगों का फायदा की बात करते हो जब आप कोई वादा करोगे चुनाव के दौरान, ये भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। और क्या आपके राज्य में उतना पैसा है या नहीं कि आप ये वादा पूरा कर सकते हो। जैसे कि अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनसे ये सवाल बार बार पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं झारखंड की बात करूं या छत्तीसगढ़ की बात करूं, और वहां पे एक वार्निंग सिग्नल दे दिया गया है कि इनके पास इतना पैसा नहीं है, इनके ऊपर इनका खजाना ऑलमोस्ट खाली है, फिर भी ये वादा करते रहते हैं। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? ये मामला अब राजनीतिक रूप लेके बैठा हुआ है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने सख्ती बरती है और वो बहुत सारे प्रस्ताव लेकर आए हैं जिसमें राजनीतिक दलों को ये जवाब देना पड़ेगा कि या वो इस बात के लिए सक्षम हैं कि या ये वादा पूरा कर पाएंगे और पैसा ये लोग कहां से लाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पल्लवी जी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, कहीं जाइएगा नहीं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात उत्तराखंड की, जहां के उत्तरकाशी में बर्फीले तूफान आने के चलते 29 पर्वतारोही फंस गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इसमें 10 माउंटेनर्स की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि ये सारे माउंटेनर्स उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से खबर मिलते ही बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें बचाव कार्य में जुट गई हैं। क्या है वहां के हालात, जानने के लिए चलते हैं सीधे उत्तरकाशी में हमारे संवाददाता बलबीर परमार के पास। बलबीर, बताएं क्या है वहां के हालात और रेस्क्यू ऑपरेशन की फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स हैं? बिल्कुल, द्रौपदी के डांडा के पास ये हादसा हुआ है, जिसके बाद लगभग 5 बजे का समय हो चुका है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और जो अब तक जो खबर आ रही है 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है और 19 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। लगातार वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबी तक की वहाँ पे मदद दी गई है। और हालात इसमें ऐसे है कि कठिन हालात में जो रेस्क्यू अभियान है वो चल रहा है और एक एवलांच आया द्रौपदी के डांडा के पास, जिसके बाद जो एडवांस कोर्स पे जो ये 29 लोग निकले थे वो इस एवलांच के में आने पे क्रेस वास्ट में फंस गए। उसके बाद लगातार वहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है। रेस्क्यू टीमें हेली से भी रेकी कर रही है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। पर हालात इस समय ये है कि कठिन हालात में लगातार ऑपरेशन चल रहा है और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है कि ताकि कोई जान बच सके। पर इसमें मौसम भी पल पल बदल रहा है और हालात ये है कि पिछले 6 घंटे की हम बात करें तो लगातार ऑपरेशन जारी है और आधिकारिक पुष्टि हालांकि अभी नहीं हुई है। पर जो खबरें निकल के आ रही है, 10 की मौत की खबर अब तक निकल के आ रही है और 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसको लेके रेस्क्यू लगातार जारी है। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने नवरात्रि की महानवमी पर गोरखनाथ मंदिर में 9 कन्याओं का विधि विधान के साथ पूजन किया और उनके पांव भी पखारे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से कन्याओं को भोजन कराया, दक्षिणा के साथ उनकी विदाई की। दरअसल हर साल नवमी पर गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ कन्याओं का पूजन किया जाता है और हर साल की तरह इस साल भी सीएम ने खुद कन्याओं का पूरे विधि विधान के साथ पूजा किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें कन्याओं की सेवा करने का मौका मिला है। और देश में नवरात्रि की धूम है, लेकिन कुछ खबरें इन 9 दिनों में ऐसी आई जिन्होंने दिल तोड़ दिया। खबरें भी दिल से ही जुड़ी हुई हैं। कुछ युवाजनों के दिल नाचते नाचते रुक गए। आखिर क्या हो गया है हमारे दिल को? क्या इनका स्टेमिना कम हो चला है? क्या ये डरने की बात है? करेंगे विस्तार से चर्चा आज के कंज्यूमर अड्डा में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।